Assalamu alaikum students. I'm Muhammad Masood. This is class number 13 of Introduction to Object Oriented Programming with Java language. Today topics are नंबर वन डिसीजन मेकिंग और कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर और प्रोग्राम के अंदर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम हमने सम कंडीशन स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया था जस्ट लाइक सिंपल इफ़ स्टेटमेंट और उसके बाद इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। आज हम देखेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि ये इफ़ और एल्स स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरी कंडीशन पढ़ेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इस टॉपिक को आज हमने स्टार्ट करना है। ठीक है जनाब। तो इस इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, ये भी कंडीशन लगाने का एक तरीका है, एक मेथड है, और ये हम क्यों यूज़ करते हैं इसको ज़रा देखते हैं। if if else statement, here a programmer can decide among multiple options. The if statement are executed from the top to down. This if statement is also called the if else if ladder. It checks the first conditional expression, and if it return false, then it will check the second conditional expression and so on. If all conditional expression return false, then it execute the statement of the else part. यानी इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शन है, तो उस मकसद के लिए आप इस इफ़ एल्स इफ को इस्तेमाल करेंगे और इसको हम इफ़ एल्स इफ लैडर भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि जब पहली कंडीशन आपके पास ट्रू होती है तो होता क्या है कि यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि अगर फर्स्ट कंडीशन इस तरह से है कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो याद रखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये फॉल्स हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा, फिर ये जाएगा एल्स के स्टेटमेंट के अंदर और फिर यहाँ जो सेकंड कंडीशन है इफ़ की उसको वो रीड करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर देन स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर। और इसके बाद याद रखें कंट्रोल जो है वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस बात को जहन में रखिएगा कि जब कोई भी स्टेटमेंट इसमें से एग्जीक्यूट होगी तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद, वो पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल जो है, प्रोग्रामिंग कंट्रोल जो है वो बाहर इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। यानी अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी और होने के बाद वो उसका कंट्रोल जो है वो बाहर आ जाएगा, इस तमाम इफ़ कंडीशन को चेक नहीं करेगा। इसी तरह से अगर पहली इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन कंट्रोल मूव टू द एल्स इफ यानी कि सेकंड कंडीशन पे जाएगा और यहाँ पर कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी और इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है सेकंड कंडीशन, तो फिर वो थर्ड कंडीशन पे जाएगा और थर्ड कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट नंबर 3 को एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल इसके बाहर आ जाएगा। ओके। और अगर ये तीनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फिर ये एल्स के पार्ट में जाएगा और स्टेटमेंट नंबर 4 को एग्जीक्यूट करेगा। ये इसका बेसिकली मैकेनिज्म है, ये कंट्रोल है, प्रोग्रामिंग कंट्रोल किस तरह से इनमें से कोई एक स्टेटमेंट या एक ऑप्शन को एग्जीक्यूट करेगा डिपेंड ऑन कंडीशंस। क्लियर। ये बात याद रखिएगा कि ये जो पहली कंडीशन है, ठीक है, इसको आप क्या कहोगे, आप पहली कंडीशन है ये। ठीक है, उसके बाद ये जो कंडीशन आपकी होगी ये आपकी सेकंड कंडीशन कहलाएगी। ओके।
और इसके बाद ये तीसरी कंडीशन कहलाएगी। तो इसका जो फ्लो चार्ट है या इसकी जो डायग्राम है या कंट्रोल हम समझ लेते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में, वो इस तरह से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर आप देख लीजिए कि आपके पास एक पिक्चर है, एक डायग्राम बताई गई है कि यहाँ से आपके पास स्टार्ट कंट्रोल होगा, जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो टॉप से यहाँ पे स्टार्ट होगा। पहली कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होती है, स्टेटमेंट नंबर 1 को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से कंट्रोल देखें कहाँ रहा है, बाहर की जानिब आ रहा है। क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे आके वो ख़त्म हो जाएगा कंट्रोल। ठीक है, इसी तरह से अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, नो है, इस नो को चेक करेगा, अगर नो है तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो नीचे सेकंड कंडीशन पे आएगा, इसको चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यस होती है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी और फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह से अगर सेकंड कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो फिर वो मज़ीद नीचे आएगा, तीसरी कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट नंबर 3 को एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और अगर ये तीसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो फिर जो इसका लास्ट पार्ट होगा, एल्स का पार्ट, उसमें आएगा और उसमें जो भी स्टेटमेंट लिखी गई होगी उसको वो एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल वहाँ से बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो भी काम हो रहा होगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? तो ये एक मैकेनिज़्म है कि इस तरीके से जो है इफ़ की जो कंडीशन है वो लगाई जाती है, जहाँ पर आपके पास क्या हो, मल्टीपल चॉइसेस हो। अब हम एक काम करते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल कैसे मतलब परफॉर्म हो रही है और उसको चला के देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ब्राउज़र पे जाइए और सर मसूद की वेबसाइट को एक्सेस कीजिए और यहाँ पर आपके पास ऊप विद जावा है लिंक, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे थे, डिसीजन मेकिंग, इसके फाइल को व्यू कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इफ़ और एल्स इफ एल्स लैडर की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो ये है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है कि एक वेरिएबल लिया गया है अल्फ़ाबेट, ठीक है, और इसकी टाइप क्या रखी है आपने, स्ट्रिंग रखी है, यानी कि ये ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर फ़िलहाल क्या किया है कि एक करेक्टर स्टोर कर दिया है ए। ओके, कहने को ये कहा जा सकता है कि चूंकि आप एक करेक्टर स्टोर कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत है कि आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करें। आप यहाँ पर करेक्टर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो करेक्टर की टाइप यूज़ करके भी इस एग्जाम्पल को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, फिर याद रखिएगा जब आप करेक्टर असाइन करते हैं तो वहाँ पर आप सिंगल कोटेशन से असाइन कीजिएगा, ठीक है। डबल कोटेशन की जो नोटेशन है वो याद रखिएगा, जो स्ट्रिंग की जो नोटेशन है वो डबल कोटेशन है। डबल कोटेशन जब आप कोई भी डेटा स्टोर करते हैं इसका मतलब क्या है, वो आप स्ट्रिंग की फॉर्म में कर रहे हैं। और अगर कैरेक्टर की फॉर्म में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंगल कोटेशन को यूज़ करेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि आप सिंगल कैरेक्टर असाइन कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर। ओके, तो फिलहाल चलें, यहाँ मैंने स्ट्रिंग टाइप यूज़ किया है, डेटा की टाइप, और जो वेरिएबल है वो अल्फ़ाबेट है। इसके अंदर जो मैंने वैल्यू स्टोर की है वो एक ही है। अब नीचे मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। क्या चॉइसेस हैं कि अगर अल्फ़ाबेट के अंदर मैं ए स्टोर करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, क्या प्रिंट करेगा। जावा के लिहाज से जो आउटपुट आएगा वो है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन, यहाँ लिखा हुआ आएगा ए फॉर अल्लाह। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर ए स्टोर नहीं करता बल्कि ए की जगह पे मैं बी स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जो पहली कंडीशन है अल्फ़ाबेट इक्वल टू ए, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, सेकंड कंडीशन पे आ जाएगा। और यहाँ आने के बाद कंडीशन चेक की जाएगी, अगर इस अल्फ़ाबेट में के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो बी के बराबर है तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर क्या प्रिंट करेगा, बी फॉर बिस्मिल्लाह, और कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉर एग्जांपल मैं ए अल्फ़ाबेट के अंदर ए की जगह पे मैं सी स्टोर कर देता हूँ, तो फिर वो तीसरी कंडीशन को चेक करेगा कि अगर अल्फ़ाबेट में सी है तो लिखा हुआ आएगा सी फॉर कैप्टन।
ओके, यानी इन तीनों कंडीशन में से एक वक्त में कोई एक काम या एक ऑप्शन को फॉलो करेगा, और जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल कंप्लीटली उस पूरे इफ ब्लॉक से या इफ, और जो आपने इसका इफ और एल्स का जो पूरा बीच में जो तमाम ऑप्शन लगाए, यहाँ से कंट्रोल जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अगर तीनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर वो जो है एल्स के अंदर आएगा, और यहाँ जो आपने फंक्शन लिखा हुआ है सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन अननोन कैरेक्टर, ये डिस्प्ले कर देगा। क्लियर? तो ये मैकेनिज्म है, ये इस तरह से कंट्रोल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है कि किस तरह से इफ़ और एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे और देख लीजिए आप। अच्छा, चूंकि यहाँ पे देखें अल्फ़ाबेट के अंदर आपने ए स्टोर किया था, तो देखें आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पर। आउटपुट देख लीजिए, ए फॉर अल्लाह आ रहा है। क्लियर? तो मैंने आपको आउटपुट भी यहाँ पर दिखा दिया है। तो आपने करना क्या है, इस प्रोग्राम को आपने चला के देखना है, और यहाँ आपने डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वैल्यू स्टोर करेंगे, और फिर आप वन बाय वन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ताकि आप देख सकें कि आउटपुट किस कंडीशन में कौन सा आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आप आगे आइए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, एक एग्जाम्पल बनाई गई है परसेंटेज के हिसाब से। इफ़ और एल्स इफ को देख लीजिए आप। अच्छा, ये सिंपल इफ़ के लिए है, और ये इफ़ और एल्स इफ के लिए हमने इसको देखना है। ठीक है, ठीक है जनाब, इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिया हुआ है PER, और उसकी टाइप रखी है आपने इंटीजर, और उसमें जो वैल्यू असाइन की है वो 67 है। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इफ़ अगर PER यानी परसेंटेज ग्रेटर या इक्वल है 80 के, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ग्रेड A। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी चूंकि परसेंटेज के अंदर 67 है, तो पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स है। तो डिस्प्ले ग्रेड प्लस ग्रेड A प्लस ये डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा सेकंड इफ के ऊपर। ओके, ठीक है जनाब। अब सेकंड इफ के अंदर चेक करेगा क्या परसेंटेज जो है ग्रेटर और इक्वल 70 के है, तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स है। तो कंट्रोल मजीद नीचे आ जाएगा इस जगह के ऊपर, यानी कि एल्स इफ के ऊपर, जहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल 60 के है। हाँ, ये कंडीशन ट्रू होती है, क्योंकि आपने परसेंटेज के अंदर क्या स्टोर किया हुआ है, 67। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी, यानी कि परसेंटेज जो है वो 67 से 60 से अबव है। तो दिस कंडीशन विल बी ट्रू, देन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ग्रेड बी। तो आपका आउटपुट आएगा ग्रेड बी। यहाँ देख लीजिए, मैंने आउटपुट डिस्प्ले करके बताया है कि आपका आउटपुट जो आएगा वो ग्रेड बी आएगा। तो आपने करना क्या है, यहाँ परसेंटेज चेंज करनी है, और आपने उसके मुताबिक देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ 67 की जगह पे आप यहाँ पे 55 स्टोर कर लें, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि पहली कंडीशन ट्रू नहीं है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं है, यानी पहली कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है। ठीक है, तीसरी कंडीशन भी फॉल्स है। हाँ, चौथी कंडीशन क्या है, वो ट्रू हो गई, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 55। अगर 55 दिया हुआ है तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और आपका आउटपुट क्या आएगा, ग्रेड सी आएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर मैंने एल्स का पार्ट नहीं लिखा हुआ, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप वैल्यू दे देते हो, फॉर एग्जांपल 44। ठीक है, अगर परसेंटेज की वैल्यू क्या है, 44, तो याद रखिएगा इस केस के अंदर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो फिर चूंकि आपने एल्स भी नहीं लिखा हुआ, तो कोई आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आएगा। याद रख लीजिए, यानी कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही और आपने एल्स का पार्ट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, तो कोई भी आउटपुट स्क्रीन पे नहीं आएगा। ये अभी मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके भी बताऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पे एल्स का पार्ट होता, सिर्फ एल्स का पार्ट, तो फिर क्या होता, उस एल्स के पार्ट में जो भी आपने आउटपुट दिया होता, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे दे देते आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन फेल, तो फिर लिखा हुआ आता वहाँ पर फेल आ जाता। क्लियर? तो इस तरह से ये जो मेथड है इफ़ और एल्स इफ की जो कंडीशन लगाएंगे, इस मेथड के थ्रू
आपके पास अगर मल्टीपल चॉइसेस हैं तो आप ये कंडीशन आपके लिए ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सुटेबल है, वो आप अपनी प्रोग्रामिंग में लगा सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। चलें अब ऐसा करते हैं, इसको हम डेमोस्ट्रेट करके देखते हैं बाकायदा प्रैक्टिकली, दोनों के एग्जाम्पल को, एक परसेंटेज के एग्जाम्पल को भी देखते हैं और साथ साथ हम इस जो स्ट्रिंग वेरिएबल लिया हुआ है कि ए जब हम प्रेस करेंगे तो ए फॉर अल्लाह आएगा, जब हम बी स्टोर करेंगे तो बी फॉर बिस्मिल्लाह आएगा, और सी स्टोर करेंगे तो सी फॉर कैप्टन आएगा। तो दोनों का एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपने जो, तो जनाब नेट बीन की आईडी इन्वायरमेंट को आप रन कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, और फिर वहाँ पर जो है इस प्रोग्राम को लिख कर देखते हैं। तो जनाब ये आपके पास नेट बिन का आईडी रन हो गया है। यहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहले फाइल पे जाइए और जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनको पहले क्लोज़ कर लीजिए, क्लोज ऑल प्रोजेक्ट्स। और इसके बाद आप फाइल पे जाइए और यहाँ से आप एक न्यू प्रोजेक्ट, आप उसकी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आप नया नाम दीजिए, नाम दे रहा हूँ यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन इफ़ एल्स इफ़ एल्स। ठीक है, तो ये इस नाम से हम फाइल बना रहे हैं, इसी नाम से फाइल होगी और इसी नाम से इसका प्रोजेक्ट हम बना रहे होंगे। ठीक है, तो इसको डेमोस्ट्रेट करके देखते हैं, यहाँ पर फिनिश कीजिए। ठीक है जनाब, ये आपके पास फाइल ओपन हो गई है। अब आपने करना क्या है कि जो एक्स्ट्रा जो कमेंट्स एरिया है इसको रिमूव कर लीजिए। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे आपने करना है कि उस प्रोग्राम को यहाँ पे क्या तो कॉपी कर लें या लिख लीजिए। मैं करता क्या हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको पेस्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ इफ़ से, सॉरी, स्ट्रिंग से लेकर और ये लास्ट जो अननोन कैरेक्टर यहाँ तक इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर इसको आप पेस्ट कर लीजिए। ठीक है जनाब, इसको थोड़ा बेहतर अंदाज में लिख लीजिए। ठीक है जनाब, ये आपने प्रोग्राम लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ नोट कीजिएगा, आपने जो अल्फ़ाबेट जो वेरिएबल लिया हुआ है उसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसका फर्स्ट टाइम आउटपुट आना चाहिए ए फॉर अल्लाह। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सिंपल। तो रन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप इसका आउटपुट आएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ए फॉर अल्लाह। अब एक काम कीजिए, आप इस वैल्यू को चेंज कर लें। जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पे ए की जगह पे यहाँ पे बी स्टोर कर लें। अच्छा, बी जो है हम याद रखिए स्मॉल में भी दे सकते हैं और कैपिटल में भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगा रखी है वो ये लगा रखी है कि अल्फ़ाबेट बराबर हो किसके, कैपिटल बी के, या अल्फ़ाबेट बराबर हो किसके,
स्मॉल बी के। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर हमने लगा रखी है, मतलब एक ही कंडीशन में हमने दोनों यानी इसमें बीच में हमने लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया है और दोनों को चेक कर रहे हैं कि अल्फ़ाबेट में या तो कैपिटल बी हो या स्मॉल बी हो तो क्या होना चाहिए, बी फॉर बिस्मिल्लाह डिस्प्ले करना चाहिए। तो आपने अब क्या किया, ए के अंदर आपने बी असाइन कर दिया, ठीक है। अब प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कीजिए, देखें अब आउटपुट आपके पास क्या आता है, ये देख लीजिए। अब बी में जब आपने अल्फ़ाबेट में बी स्टोर किया है तो यहाँ लिखा हुआ है बी फॉर बिस्मिल्लाह, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा कैरेक्टर दे दें जो कि अगर आप फर्स्ट कर सी प्रेस करते हैं तो सी के अंदर क्या होगा, जब इसको आप रन करेंगे तो लिखा हुआ आएगा सी फॉर कैप्टन, ठीक है। देख लीजिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है, सी फॉर कैप्टन। ओके जनाब। अच्छा, अब यहाँ पे कोई ऐसा कैरेक्टर दे दें जो कि आपने यहाँ पे उसकी कंडीशन नहीं लगाई हुई। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे दे दिया टी, अब टी के लिहाज से यहाँ पे कोई ऑप्शनल कंडीशन आपने नहीं लगाई हुई, तो ये पहली दूसरी और तीसरी कंडीशन क्या है, ये फुलफिल नहीं होंगी, ये सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो क्या होगा कि जो आखिरी पार्ट है एल्स का, यहाँ पे कंट्रोल आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है अननोन कैरेक्टर। तो होगा क्या कि ये मैसेज लिखा हुआ आएगा कि अननोन कैरेक्टर। ओके, इसको एग्जीक्यूट कीजिए तो देख लीजिए रन के अंदर यहाँ पे लिखा हो रहा है अननोन कैरेक्टर। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई इस तरह से करना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि हम चाहें तो यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। तो यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपने करना क्या है कि ऊपर जो है आप एक क्लास इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है जनाब, अभी स्कैनर के ऊपर रेड लाइन बनी हुई आ रही है, एरर आ रहा है, इसकी वजह कि इसकी आपने क्लास जो है वो इंपोर्ट नहीं की है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे और यहाँ पर जो से कंसर्न जो भी फाइल होगी या क्लास होगी वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। इसकी फाइल होती है जावा यूटिलिटी के नाम से होती है। ठीक है, ये है आपके पास जावा स्कैनर, इसको आप इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए आप टॉप के ऊपर यहाँ पर इंपोर्ट जावा यूटिलिटी डॉट स्कैनर की जो क्लास है वो इंक्लूड हो गई है। अब आप इस इनपुट के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं इनपुट लेने के लिए। अब यहाँ पर आप टी यानी कोई वैल्यू असाइन ना करें, सिंपल एक वेरिएबल ले लीजिए अल्फ़ाबेट। अब आप ये आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने वैल्यू इनपुट लेनी है। तो एक काम कर लीजिए, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन या सिंपल प्रिंट कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए आप एंटर एनी करेक्टर। ओके जनाब, और इसके बाद जब नीचे इनपुट लेंगे तो आपने वेरिएबल दे रखा है अपने अल्फ़ाबेट इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन और यहाँ से आप इनपुट ले लीजिए और इसके बाद आप फिर चेक करें, प्रोग्राम को चला के देखें तो अब होगा ये कि आपसे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपसे अल्फ़ाबेट की वैल्यू इनपुट लेगा। यानी पहले ये हो रहा था कि आपको प्रोग्राम के अंदर जाकर आप अल्फ़ाबेट की वैल्यू सेट कर रहे थे। अब सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब आप क्या करोगे, इनपुट करोगे और उसके मुताबिक आप की जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी। तो अब रन करके प्रोग्राम को देखते हैं, देखें अब इसका आउटपुट क्या आता है। तो जब रन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आपसे वो इनपुट लेगा। ठीक है, देखें आपसे आपने इनपुट ले रहा है एंटर एनी करेक्टर। अब यहाँ पे आपने करेक्टर दे दिया, सपोज करें ए, और स्मॉल में दे दिया आपने। एंटर कीजिए, क्या लिखा हुआ आ रहा है, अननोन करेक्टर। तो आना तो ये चाहिए था, ए फॉर अल्लाह आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है, चेक करते हैं कि किस तरह से इसने ये एरर दिया है। आ, हाँ, तो यहाँ पे आपने करना ये है कि कंडीशन आप यहाँ पहले पहले लगा रखी थी आप इस तरह से, ठीक है। तो इस केस में हो ये रहा था
चूँकि ये इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग को आप कंपेयर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा इशू आएगा, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल चेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इस केस में देखिएगा, मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप सिंपल ए देते हो और एंटर करते हो तो अननोन कैरेक्टर आ रहा है, मतलब वो इस अल्फ़ाबेट को, और चूंकि आप जब स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हो तो आप ए के साथ एंटर भी प्रेस कर रहे हो, तो इस वजह से वो डेटा जो है वो मिसमैच हो रहा है और वो आपको सही आउटपुट नज़र नहीं आ रहा, दिखा नहीं रहा। तो आप एक काम करें इसके लिए, आप यहाँ पर एक और मेथड है, यानी कि अल्फ़ाबेट एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके साथ एक मेथड यूज़ कीजिए डॉट, और यहाँ पे है इक्वल। इक्वल और एक ऑब्जेक्ट को अगर चेक करना चाहें, इक्वल लिख लीजिए आप, और इस आर्गूमेंट में आप वो वेरिएबल या वो कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं जिसको आपने चेक करना है। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर कर लीजिए आप डॉट इक्वल, और यहाँ पर आप लिख लीजिए सिंपल ए। ओके जनाब, तो अब आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि क्या अल्फ़ाबेट डॉट इक्वल है किसके, ए के। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको चेक करेगा, और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग कंपैरिजन के अंदर बेहतर है कि आप वेरिएबल के साथ, जो आपने वेरिएबल दिया हुआ स्ट्रिंग वेरिएबल, उसके साथ आप डॉट लगाकर आप इक्वल का जो मेथड है वो इस्तेमाल कर लीजिए। इससे बेहतर है कि आप वहाँ पर डबल इक्वल टू लगाएं, जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो इस्तेमाल करें। स्ट्रिंग के अंदर वो बाज़ दफ़ा जो है वो फुलफिल नहीं हो पाता। क्लियर। तो आप स्ट्रिंग के साथ जो वेरिएबल है डॉट देकर आप इक्वल का जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी करोगे आप डॉट इक्वल, और यहाँ पे दे दीजिए आप सिंपल बी, और यहाँ पर दे दीजिए आप अल्फ़ाबेट डॉट ओके। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो ब्रैकेट है ये इक्वल का मेथड है, और ये जो है आपका राउंड ब्रैकेट है। इसी तरह से यहाँ पर भी इसको आप लिख सकते हो, और इस बी की जगह पे आप सी स्टोर कर लें। ठीक है जनाब, अब मैं प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ कि अब देखें कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट डॉट इक्वल, प्रोग्राम को रन कीजिए। अब यहाँ पे देखें इनपुट दीजिए, अगर आप यहाँ पे देते हो कैपिटल ए, एंटर करते हो लिखा हुआ है ए फॉर अल्लाह। ठीक है, दोबारा से रन कीजिए प्रोग्राम को आप, और आपके यहाँ पर आप सिंपल सी दे दें फॉर एग्जांपल, तो सी से लिखा हुआ है सी फॉर कैप्टन। और अगर आप थर्ड टाइम एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर आप कोई ऐसा कैरेक्टर देते हैं जो कि उसकी कंडीशन में उसके पास मौजूद नहीं है, उसके ऑप्शन के पास, तो जो आउटपुट आएगा आखिर का जो एल्स का ऑप्शन है अननोन कैरेक्टर, वो डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये प्रोग्राम बना के दिखाया है। इसमें मैंने इफ़ और एल्स इफ को भी देखा आपने, इफ़ एल्स इफ और एल्स तीन स्टेटमेंट इस्तेमाल किए। आप चाहें तो उसको आप मल्टीपल मजीद ऑप्शन इसमें लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। क्लियर। तो जनाब ये एग्जाम्पल हो गई, और आपको एक एग्जाम्पल और थी परसेंटेज के अतबार से, उसको भी चेक कर लेते। कोई इसमें इशू नहीं है। तो एक काम कीजिए सिंपल, अपने उसमें जाइए कोड के अंदर, और यहाँ से जो सेकंड एग्जाम्पल थी परसेंटेज की, यहाँ से कॉपी कर लीजिए आप, और आप यहाँ पर पेस्ट कर लें। ठीक है जनाब, इसको थोड़ा बेहतर कर लीजिए आप। प्रोग्राम को इस तरह से लिखा करें ताकि समझने पढ़ने में आसानी हो, और समझ में आए कि किस इफ़ के अंदर कौन सी स्टेटमेंट लिखी हुई है। एक ब्लॉक के अंदाज में लिखें, ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है, यानी कि इफ़ के नीचे जो एल्स इफ है वो इसके साथ आना चाहिए, और जो मैसेज जो आप प्रिंट कर रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं, वो इफ़ के अंदर या इफ़ जहाँ लिखा हुआ है वो उसके साथ लिखें आप। ठीक है, और यहाँ पर नोट कीजिएगा, ये परसेंटेज आप यहाँ पे मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक काम कीजिए, आप यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह पे आप ले लीजिए इंटीजर, इसको हटा लें स्ट्रिंग वेरिएबल को। यहाँ पे आपने वेरिएबल लिया हुआ आपने इंटीजर, अच्छा वैल्यू असाइन ना करें, ठीक है जनाब, और इसको छोड़ दीजिए आप, सिंपल। और यहाँ पे इनपुट ले लीजिए, इनपुट कैसे लेंगे आप जानते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ मैसेज लिख दीजिए आप, एंटर योर परसेंटेज। ओके जनाब, और यहाँ पे आपने इनपुट लेना है तो आप यूज़ करोगे इनपुट का ऑब्जेक्ट डॉट, सॉरी वेरिएबल है कौन सा, पी आर इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंटीजर। ओके जनाब, तो नेक्स्ट इंटीजर ले लीजिए आप, और इसके बाद इनपुट लीजिए, और चेक करते हैं कि अब इस कंडीशन में क्या ग्रेड शो करेगा, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आप 80 से अबव कोई परसेंटेज देंगे तो ग्रेड लिखा हुआ आएगा ग्रेड ए प्लस, अगर उससे कम देंगे 70 और 80 के दरमियान तो ग्रेड ए आएगा, और अगर 70 और 60 के दरमियान अगर वैल्यू होगी, परसेंटेज होगी, तो वो सॉरी 60 और 70 के दरमियान है तो ए ग्रेड आएगा, और 60 और 50 के दरमियान होगी तो सी ग्रेड आएगा, और अगर 50 से बिलो होगी तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एल्स नहीं इस्तेमाल किया है। तो चला के देखते हैं। तो जनाब यहाँ पे देखिए आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, आपने परसेंटेज दी सपोज करें 77, तो ग्रेड आना चाहिए ग्रेड ए। तो देख लीजिए यहाँ पे ग्रेड कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। बिल्कुल प्रोग्राम सही चल रहा है। आप प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कीजिए, और अब आप एक काम कीजिए कि इसके अंदर आप जो परसेंटेज है वो दे दीजिए आप 85। तो अब जो ग्रेड आना चाहिए वो ए प्लस आना चाहिए, एंटर कीजिए तो देख लीजिए ग्रेड ए प्लस आ रहा है। और इसके बाद अगर आप दोबारा से थर्ड टाइम रन करते हैं प्रोग्राम को, और अब आप इसमें जो परसेंटेज देते हैं, सपोज करें आपने दी 44, अब देखें 44 आपने दी परसेंटेज, इस परसेंटेज के मुताबिक यहाँ पर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ना पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ना सेकंड हो रही है, ना थर्ड हो रही है, ठीक है, और फोर्थ भी नहीं हो रही। तो इससे क्या होगा, और आपने यहाँ पे एल्स का ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ, तो इसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। एंटर कीजिए और चेक कीजिए ज़रा, देख लीजिए कोई भी आउटपुट नहीं आया, कोई भी ग्रेड उसने शो नहीं किया। हाँ, अगर चाहते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल ना हो और उस केस में फेल लिखा हुआ आ जाए, तो फिर आखिर में आप सिंपल लिखोगे एल्स, इसमें आप इफ़ नहीं लिखेंगे आप, और सिंपल यहाँ प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और आप कह सकते हैं यू आर फेल। ठीक है जनाब, अब आप इस प्रोग्राम को चला के देखें, रन कीजिए, और अब आप करते क्या हो, सपोज़ करो आप 44 या 45 इसकी परसेंटेज देते हैं, यहाँ देख लीजिएगा 45, एंटर कीजिए, लिखा हुआ आ रहा है यू आर फेल। क्लियर हो गई बात। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ के जो मल्टीपल ऑप्शन है वो आपको इस्तेमाल करना आ गए हैं। तो अब आप तीनों तरह की कंडीशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कौन सा इफ़ ज़्यादा सुटेबल रहेगा, तो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कोई भी इफ़ की स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। क्लियर। तो जनाब आज हमने जो है इफ़ और एल्स इफ को भी हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज़ करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।